मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल आशीष क्लासेस पे। और आज हम लाए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। मतलब इन सभी क्वेश्चंस का जो बैकग्राउंड होगा वो मोस्टली इकोनॉमिक्स होगा। और ये लगभग हर प्रतियोगिता जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एसएससी है, यूपीएससी है और भी बहुत सारे टेट है, ठीक है, जो बिहार पुलिस का होने वाला है, मतलब हर तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका 1905, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1962 और चौथा ऑप्शन है 1955। क्या लगता है दोस्तों, कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1955 में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी और इसका करेक्ट स्थापना का टाइमिंग है 1955, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देख लीजिए, अब राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? बहुत सारे संयंत्र हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी स्थापना जो हुई है वह किसी न किसी पर्टिकुलर देश के सहयोग से हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे अभी हम और जानेंगे। इसको देख लीजिए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है रूस, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा लगता है दोस्तों आपको कि कौन सा सही होगा? पहले जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँगा और ऑप्शन बता रहा हूँगा तो उसमें से आपको किसी एक पर्टिकुलर को चूज़ कीजिए। गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार अपने से प्रैक्टिस करके देखिए कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से आपके कितने सही होते हैं। आंसर को कमेंट में लिखिएगा और लास्ट में ज़रूर कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर टोटल क्वेश्चंस में से सही हो रहे हैं। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस में से क्या लगता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जर्मनी। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत देश में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसको कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1922, तीसरा ऑप्शन है 1949 और चौथा ऑप्शन है 1952। क्या लगता है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही होगा? तो इसमें जो सही होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1952, ठीक है। 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हो सकती है या फिर उसको लागू किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसका करेक्ट डेट हम बता रहे हैं। इसका करेक्ट डेट है 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952, 1952 ये करेक्ट डेट है। इसको नोट कर लीजिए कि भारत में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रुपयों का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? आज़ादी से लेके अब तक के जितने भी वर्ष हुए हैं उन सभी वर्षों में अब तक वर्तमान तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? अवमूल्यन पहले जानिए दोस्तों क्या है। कि अवमूल्यन ये होता है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो पैसे की कीमत है उसको कम किया जाता है। अब वो किसी भी
अलग अलग उद्देश्य के कारण हो सकता है। तो यह कितनी बार हुआ है भारत के हिस्ट्री में? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? क्या लगता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 3 बार। अब तक 3 बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। क्लियर है? 3 बार हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 टाइम्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से कौन सी है? तो देखिए क्या होता है कि भारत को जो ये कंट्री है उसको चलाने के लिए 5-5 वर्ष का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष का समय निर्धारित किया जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई नीति बनाया गया, कोई योजना चलाई गई, तो उसको 5 वर्ष को यूज़ करके देखते हैं ताकि, और अगर वो नहीं चलता है या उसमें कुछ सुधार करना है तो उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम लोग कुछ योजना बना सकते हैं। इस टाइप का होता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है 1965 से 1970, दूसरा ऑप्शन है 1991 से 1996, तीसरा ऑप्शन है 2002 से 2007, चौथा ऑप्शन है 2009 से 2014। क्या लगता है दोस्तों, बताइए इन चारों ऑप्शंस में से 10वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी है? आप लोग चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। बताइए क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कि 2002 से 2007 तक। ठीक है, 2002 से 2007 तक जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन से नंबर की है? वो 10th है। ठीक है, 10th नंबर की पंचवर्षीय योजना है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास का वार्षिक दर क्या था? ठीक है, अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना कौन सा हमने बताया? 2002 से 2007। ठीक है, 2000। ठीक है, 2007 ये 5 वर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना है। कौन से नंबर की? 10th नंबर की। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर 5 वर्ष में जो वार्षिक विकास दर थी वो कितना अनुमानित था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 7%, दूसरा ऑप्शन है 7.2%, तीसरा ऑप्शन है 8% और चौथा ऑप्शन है 8.2%। क्या लगता है दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8%। ठीक है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो वार्षिक विकास दर का अनुमान था वो कितना था? 8% था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 7th की तरफ। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक बता रहा है? 2012 से 2017 तक। 10वीं कितना हमने बताया था? 2002 से 2007। 2007 बताया था, ये 10th नंबर का। 11th नंबर का क्या होगा? 2007 से 2012। और ये 12th नंबर है, 2012 से 2017। ठीक है, क्लियर हुआ? हमने बोला था कि आप काउंट करके भी इसको निकाल सकते हैं, तो ये उसी तरीके का सिस्टम है। तो अब 10th टाइम में जब 10th पंचवर्षीय योजना थी तो कितना वार्षिक विकास का दर था? 8%। 12th नंबर की जब पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें वार्षिक विकास दर क्या था? पहला ऑप्शन सेम वही ऑप्शन है, 7%, 7.2%, 8% और 8.2%। क्या लगता है दोस्तों, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 8.2। ठीक है, वह बढ़ के 0.2% बढ़ गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा ऑप्शन है 1949, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1962। ठीक है, तो क्या लगता है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इन चारों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा 1952, यानी कि 1952, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देख लीजिए बाकी ऑप्शन। 1949 में क्या हुआ था? 1949 में जो 26 ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था। ठीक है, ये पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 1962 देख लीजिए, 1962 में क्या हुआ था? तो सॉरी, 1962 में इंडो सीने वॉर हुआ था। ठीक है, इंडो सीनो वॉर। एक बार रुकिए, इसको हम क्लियर करके अच्छे से एक जगह पे लिख देते हैं। 1962 को क्या हुआ था दोस्तों? 1962 को इंडो सीनो वॉर किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था इंडो सीनो वॉर? तो इंडिया, ठीक है, इंडिया और किसके बीच में हुआ था? चाइना या फिर चीन बोल सकते हैं, जिसमें विजय किसको प्राप्त हुई थी? चीन को प्राप्त हुई थी, और इंडिया को परास्त मिली थी, इंडिया का हार हुआ था। और उसकी हार का बहुत बड़ा कारण क्या था? इंडिया की हार का बहुत बड़ा कारण क्या था, यह पूछा जा सकता है दोस्तों। इंडिया की हार का बहुत बड़ा कारण था कि इंडिया द्वारा उनके एयरफोर्स, वायुसेना का प्रयोग न करना। ठीक है, यह उसका मेन रीज़न था भारत की हार का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका अभी हमने क्या बताया, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। ठीक है, अब उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है विकास मंत्री। कौन होता है बताइए? इन चारों ऑप्शंस में से राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? अंतिम प्रारूप, जैसे जिस पंचवर्षीय पर्टिकुलर, यानी कि पहले या फिर 12th या फिर 13, जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसमें अंतिम प्रारूप क्या क्या योजनाएं चलेंगी, किस प्रकार से काम होगा, उसका अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है योजना आयोग, तीसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग और चौथा ऑप्शन है मंत्री परिषद। क्या लगता है दोस्तों, कौन पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप अनुमोदित करेगा? कौन करेगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। हमने क्या बोला कि क्या योजना बनेगी, यही तो निर्धारित होता है। तो उसको कौन अंतिम प्रारूप निर्धारित करता है या अनुमोदित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? आगे देखते हैं। हाँ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब योजना आयोग
जब करता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आया है, तो योजना आयोग से रिलेटेड चीज़ें भी जाननी पड़ेगी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1971 और चौथा ऑप्शन है 1991। क्या लगता है दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा नंबर ए, 1950। 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसका करेक्ट डेट हम बता देते हैं 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च 1950, यानी कि 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1965 में क्या हुआ था? तो 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ठीक है, 1965 में, जिसमें जीत किसकी हुई थी? जिसमें जीत हुई थी इंडिया की। ठीक है, अब 1971 में क्या हुआ था? 1971 में भी इंडिया और पाकिस्तान का ही वॉर हुआ था, जिसमें जीत भी हुई थी इंडिया की। लेकिन 1971 में क्या चेंज था कि 1971 में कौन सा अलग देश बन गया था? बांग्लादेश। याद होगा आप लोग को, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, बांग्लादेश बन गया था। और बांग्लादेश किस पाकिस्तान, क्योंकि पहले पाकिस्तान का दो पार्ट रहता था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। कौन से पाकिस्तान को चेंज करके बांग्लादेश बनाया गया था? तो ईस्ट पाकिस्तान को चेंज करके बांग्लादेश बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डेट है। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है कि 1991 में हमारी न्यू औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, इसको लिख देते हैं एक जगह पे, न्यू औद्योगिक नीति 1991 में आई थी। ठीक है, तो न्यू औद्योगिक नीति 1991 में आई थी। इंडस्ट्रियल प्लान बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लान 1900 किस में आया था? 1991 में आया था। ठीक है, ठीक है। और ये जो 1991 का न्यू औद्योगिक नीति था, नया औद्योगिक नीति था, उससे भारत का औद्योगिक विकास शुरुआत हुआ था। ठीक है, पहले की थी नीतियाँ, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा जोर देती थी। मतलब आंतरिक, मतलब जैसे अपना जो व्यापारिक क्षेत्र है वो अपने तक सीमित रखना। लेकिन 1991 से जब से पहली बात तो इंटरनेट की व्यवस्था हुई, तो उससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फैली, और भारत ने भी अपना जो जो बोल सकते हैं कि पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ के, मतलब इंडस्ट्रियल प्लान के प्रति, उसको चेंज किया और व्यापार और भी देशों के लिए खोल दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो भारत में सबसे ज़्यादा दाल कहाँ उगती है? भारत में सबसे ज़्यादा दाल कहाँ उगाई जाती है? ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा दाल कहाँ उगाई जाती है? इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चारों ऑप्शन में क्या लगता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा भारत में दाल कहाँ उगाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल उगाई जाती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा दाल तो हो गया, धान कहाँ उगाया जाता है? धान कहाँ पे उगता है सबसे ज़्यादा? ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा धान कहाँ उगता है? तो सबसे ज़्यादा भारत में धान जहाँ उगता है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का क्या बोलते हैं? कटोरा भी बोलते हैं, धान का कटोरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा धान छत्तीसगढ़ में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO, WTO का फुल फॉर्म क्या है?
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ साथ WHO का भी फुल फॉर्म जान लीजिए। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेरी राइटिंग के लिए क्षमा कर दीजिएगा मुझे। तो विश्व व्यापार संगठन WTO1 यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1995 और चौथा ऑप्शन है 2000, ठीक है। तो बताइए कौन सा मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। 1995 में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 1971 को मैंने बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, और उसमें जीता कौन था? इंडिया जीता था। और उससे देश कौन सा बना था? तो बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश बना था तो किससे बना था? ईस्ट पाकिस्तान को चेंज करके वो बांग्लादेश बना था। 1991 में बोल सकते हैं क्या? न्यू इंडस्ट्रियल प्लान, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल प्लान। 1995 आपको पता चल गया कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1995 में। 2000 में क्या हुआ था? तो 2000 में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। एक और चीज़ देख लीजिए कि झारखंड, ठीक है, झारखंड किससे अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था बिहार से। और देख लीजिए उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड अलग हुआ था किससे? यूपी से, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये 2000 में 3 राज्य बने थे, अलग हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? ठीक है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा ऑप्शन है 1960, तीसरा ऑप्शन है 1991 और चौथा ऑप्शन है 2011, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या हो सकता है दोस्तों आप लोगों के हिसाब से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 1948 में भारत में पहली बार औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी औद्योगिक नीतियाँ आई, लेकिन 1991 सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी औद्योगिक नीति से ही जो प्राइवेटाइजेशन वाला प्लान था इंडिया का वो चेंज हुआ और अपनी जो अर्थव्यवस्था थी वह बाहरी देशों के लिए भी खोल दी गई, जिससे भारत को भी फायदा हुआ, ठीक है। 1948 को भारत की पहली बार औद्योगिक नीति लाई गई थी। 2011 में क्या हुआ था? 2011 में भारत का आखिरी जनगणना हुआ था, ठीक है। भारत का आखिरी जनगणना कब हुआ था? 2011 में हुआ था। और जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। हालांकि इस बार थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन
ऐसे अगर नॉर्मल आप देखें तो 10 वर्षों के अंतराल में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था। भारत में जो नेशनल इनकम है, ठीक है, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था। पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या हो सकता है दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम पहली बार आकलन किसने किया था, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी का आपने जान लिया कि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्हें अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखिए। ठीक है, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है, तो इनको लौह पुरुष बोला जाता है। ठीक है, और यह उस वर्तमान मतलब अपने समय के क्या थे, गृह मंत्री थे। और जो भारत के आज़ादी के समय जो रियासतें थी 550 से भी ज़्यादा, उनको एक करने का काम इन्होंने किया था, महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है कि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था, तो वह किया था दादा भाई नौरोजी ने। आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर 15, सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किसने किया है, ठीक है, वित्त मंत्री कौन है, 10 बार ना, ध्यान रखिएगा। इस आंसर में एक और को सर्वाधिक कितने बार बजट पेश किया गया एक वित्त मंत्री के द्वारा, तो वो 10 बार होगा। एक क्वेश्चन इसी में छुपा हुआ है। लेकिन अब वो 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं कौन। पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमन और चौथा ऑप्शन है एस जयशंकर। बताइए, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर में सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, ये वर्तमान वित्त मंत्री है। एस जयशंकर कौन है, तो एस जयशंकर वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री, और बहुत फेमस है। इनका बहुत सारा आपने जो इंटरव्यू है वो आपने क्लिप में देखा होगा, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में चलते रहता है। बहुत ही अच्छे मंत्री हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, निर्मला सीतारमन क्या कौन है, वर्तमान वित्त मंत्री हैं, और एस जयशंकर कौन है, वर्तमान विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। और एक और ऑप्शन जो बच गया कि मनमोहन सिंह कौन है, तो मनमोहन सिंह भारत देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और
इनको क्या बोला जाता है, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं। जो 1991 में जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें भी इन्होंने सजेशन दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की मानव विकास सूचकांक। अब HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDI का फुल फॉर्म देखिए, हम आपको बता दें सबसे पहले कि HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट और ये होता है इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन है महबूब उल हक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किसकी देन है? क्या लगता है दोस्तों? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, महबूब उल हक और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, महबूब उल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक दिया गया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया गया है। अमर्त्य सेन को हमने बताया ही है अर्थशास्त्री। अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह दोनों अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और जो मनमोहन सिंह हैं वो हम लोग के क्या है, अभी ही हमने बताया एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स PM है। ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मेक इन इंडिया लोगो में किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? मेक इन इंडिया लोगो देखा होगा आपने, मोदी जी बहुत बार इसका प्रचार करते रहते हैं। तो उसमें किस पशु का लोगो है, लोगो के रूप में किस पशु का प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है गैंडा और चौथा ऑप्शन है हिरण। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों से सभी से बनना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों इसमें सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शेर का लोगो बना होता है मेक इन इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सीमा कर, आय कर, निगम कर आदि किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, सीमा कर, आय कर, निगम कर ये सब किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा, या चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है दोस्तों? सीमा कर, आय कर, निगम कर ये सब किसके द्वारा लगाया जाता है? क्या होगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकार के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं लगाया जाता है? लगाया तो जाता है, क्योंकि सीमा शुल्क, आयकर बहुत लोग भरते हैं, यानी कि किसी न किसी के द्वारा लगाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार आपके ऊपर सीमा कर लगाएगी, आय कर लगाएगी, निगम कर लगाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1962 और चौथा ऑप्शन है 1971। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें जो सही आंसर होगा कि SBI का राष्ट्रीयकरण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1955 में। ठीक है, करेक्ट डेट आपको बता दिया जाए तो करेक्ट डेट है 1 जुलाई, ठीक है,
1955, 1 जुलाई 1955 को किसका क्या हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया था। 1962 को आपको बता ही दिया गया है कि इंडो सीने वॉर हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसको मिली थी? चाइना को मिली थी, और हार हुई थी इंडिया की। लेकिन इंडिया के हार का प्रमुख कारण एग्ज़ाम में पूछता है, इंडिया द्वारा वायुसेना का प्रयोग न करना। 1971 क्या है? 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ है, ठीक है, जिसमें किसकी जीत हुई है? इंडिया की जीत हुई है। और पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। और इन युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो इस युद्ध का परिणाम हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया 1971 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग आदि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? पशुपालन करना, मछली पालना यानी कि मत्स्य पालन, फिशिंग, वन उद्योग, ये सब किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, या चौथा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या वित्तीय क्षेत्र है? कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा, मैंने पहले की वीडियोस में भी ये सब बताया हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाता है देख लीजिए। प्राथमिक में आ जाएगा कृषि, ये जो ऊपर का क्वेश्चन है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, वन उद्योग, वन उद्योग भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग आएगा, उत्पादन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। और बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज़ है, जो भी इंडस्ट्रीज़ आएगा वो सब सेकंड फील्ड में आएगा, ठीक है। तृतीयक में क्या आएगा? तृतीयक में सर्विस सेक्टर आएगा, ठीक है, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र आएगा। क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्राथमिक में आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आएगा मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, और तृतीयक क्षेत्र में सर्विस सेक्टर, जो भी सेवा दिया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है भैया बताइए? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद क्रमांक 12, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद क्रमांक 46, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद क्रमांक 352, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद क्रमांक 370। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 352 के तहत जो राष्ट्रपति है वह देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 370 आप जानते ही हैं, कश्मीर में लगा हुआ था, इसको हमने अमेंडमेंट, इसको मतलब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 23 देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको बोलेंगे बताइए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको बोलेंगे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोलेंगे 1952 से लेके 1957 को, ठीक है। 5 साल। प्रथम पंचवर्षीय योजना बोलेंगे 1947 से लेके 1952 को, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पे आधारित थी?
पहला ऑप्शन है सर सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है पीसी महालनोबिस और चौथा ऑप्शन है अमर्त्य सेन। किसके मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये इनके मॉडल पर आधारित थे। अब आगे देख लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो सी नंबर है। सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन जी को फिजिक्स में, ये ऊपर के जो बचे हुए जो भी ऑप्शन हैं उन सभी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सीवी रमन को किसके फील्ड में मिला था? फिजिक्स के फील्ड में मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, फिजिक्स के फील्ड में उनके किस रिमार्केबल वर्क के लिए? तो रमन प्रभाव के कारण, रमन प्रभाव दिया था उन्होंने, रमन इफेक्ट। ठीक है, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रमुख, बहुत ही फेमस साहित्यकार और महान व्यक्ति थे। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है। क्लियर है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि ये क्वेश्चन है किसके मॉडल पे आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ एक देख लीजिए, एक नोट के तरीके से आप लिख लीजिए कि योजना अवकाश काल के दौरान हरित क्रांति का आगमन हुआ था। बहुत बार पूछता है कि हरित क्रांति का आगमन कब हुआ था, तो योजना काल अवकाश काल के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष मैंने बताया था कौन होता है, तो उसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पीएम होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 25 देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मोस्ट ऑफ द जो आयोग होता है जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाता है उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, तो ये थे इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आया हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी जो अगले वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपके लिए नॉलेजेबल होंगे, आपके लिए उपयोगी भी होंगे, उसका अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।